हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर आपके लिए यूपीएससी प्री और मेंस के लिए सिलेबस यानी कि क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो हम इतिहास को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इतिहास आपका 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और आपका मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो जो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे आपसे। इसी में से आपके प्री में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, कितने भी एग्ज़ाम सही आपके रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सभी इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में। उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक आज इसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए बिना ब्रेक के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाली, डच यानी कि डचों के बारे में, ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के बारे में, डेन्स डेनिस के बारे में, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, आगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी संघर्ष, इसको भी हम इसी में क्लियर करेंगे। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट कर्नाटक वॉर यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स यानी कि मुग़ल साम्राज्य का पतन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लेटर मुग़ल्स, उत्तरवादी मुग़ल बादशाह, जिसमें कि हम बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफ़र तक का इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा फॉरेन इन्वेजन्स यानी विदेशी आक्रमण, इसमें हम नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नए राज्यों का उदय। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आपका निज़ाम ऑफ डेक्कन्स यानी दक्कन के निज़ाम, जाट्स ऑफ भरतपुर, भरतपुर के जाट, सिख गुरु, पंजाब स्टेट यानी पंजाब राज्य में हम पढ़ेंगे महाराजा रंजीत और दिलीप सिंह तक का। ठीक है, राजपूत्स, रुहेल एंड बंगेश पठान्स यानी रुहेल और बंगस पठान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे है आपका एंग्लो सिख रिलेशन, आंग्ल सिख संबंध। ठीक है, आंग्ल सिख संबंध में हम पढ़ेंगे आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसमें फिर पढ़ेंगे हम मैसूर के बारे में, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान का पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आगे आपका आ जाता है अवध के बारे में, जिसमें कि हम नवाबों के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड नवाब्स यानी कि अंग्रेज़ और नवाबों के बीच संबंध जो थे उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे है आपका मराठा एम्पायर्स यानी कि मराठा साम्राज्य के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे है आपका मराठा साम्राज्य में हम पढ़ेंगे शिवाजी एंड हिज सक्सेसर्स यानी कि शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। सेकंड है आपका पेशवाज ऑफ मराठा एम्पायर,
मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। एंग्लो मराठा रिलेशंस, आंग्ल मराठा संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पांचवा जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका ब्रिटिश कॉलोनिज्म, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। सेकंड आपका है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण। थर्ड रहेगा आपका रेवेन्यू सिस्टम यानी कि राजस्व प्रणाली। सिक्स्थ चैप्टर में आपका रहेगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। ठीक है। सेवन चैप्टर में आपका हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक इतिहास। एट्थ चैप्टर है आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार। नाइन्थ चैप्टर जो है आपका लोअर कास्ट, लेबर एंड पीसेंट मूवमेंट, जिसमें कि आपका निम्न जाति, जनजातियाँ, मजदूर और किसान आंदोलन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टेंथ जो रहेगा आपका इसमें लेजेसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टू इंडिया, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत। ठीक है। जिसमें कि आपका पहला टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का विकास। सेकंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, भारतीय समाचार पत्रों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे का विकास। प्रोहिबिशन ऑन प्रेस, प्रेस पर प्रतिबंध। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सुशासन। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत और नगर पालिकाएँ। ठीक है। आगे आपका टॉपिक रहेगा इसमें गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स और वाइसराइस, यानी कि जो गवर्नर थे उनके बाद गवर्नर जनरल आए, फिर वाइसराय कहलाए। ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 11th चैप्टर में आपका इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका राइज ऑफ कांग्रेस यानी कांग्रेस का उत्कर्ष। 12th चैप्टर आपका लेफ्टिस्ट मूवमेंट यानी वामपंथी आंदोलन। 13 चैप्टर है आपका अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, जो कि 1947 से 19 तक 64 तक, जिसे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत कहते हैं। ठीक है। 14वां चैप्टर आपका रहेगा इसमें मॉडर्न हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियाँ। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला टॉपिक अपना, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है। तो भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई। जो भारत में आने के समुद्री रास्ते थे उनकी खोज जो है 15वीं सदी थी, उसके अंत में हुई। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। जो पुर्तगाली थे और स्पेन के निवासी थे, उन्होंने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी व नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। जो पुर्तगाल के हेनरी और नेविगेटर राजकुमार थे, उन्होंने कड़े प्रयास किए, इसीलिए भौगोलिक खोजों का जो कार्य था वो आसान हुआ। जिसके बाद यूरोपीय लोगों का भारत आना आरंभ हुआ, इसीलिए जो यूरोपीय थे वो भारत आने में समर्थ हो गए, यानी कि उन्हें आसानियाँ हो गई। ठीक है। यद्यपि यूरोपीय लोग भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में सफल हुए थे। जो यूरोपीय लोग थे वो भारत के अलावा भी और ऐसे स्थान बहुत थे जिन पर उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। इनमें से कई यूरोपियों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। जो यूरोपियन में से बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनका कि मेन टारगेट यानी कि मुख्य जो गोल यानी कि फोकस यानी कि एम जो था वो भारत ही था, कि भारत से ही हमें धन की प्राप्ति हो।
17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। जो यूरोपीय यानी कि यूरोपीय लोग जो थे वो 17वीं शताब्दी में एशिया के जो बहुत से स्थान थे उन पर अपना अधिकार जमा चुके थे। ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वे कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे, लेकिन 19वीं सदी में जाकर ही यूरोपियों का भारत पर एकाधिकार हो पाया था। वो जगहों पर तो पहले ही अपना अधिकार जमा चुके थे, पर 19वीं सदी में जाकर यूरोपीय जो लोग थे वो भारत पर अपना अधिकार जमा पाए थे। भारत की समृद्धि को देखकर पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। जो भारत इतना धनवान देश था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे देखते हुए जो पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से थी। जो यूरोपीय थे वो पश्चिमी देशों में भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा पहले से ही रखते थे। यूरोपीय नाविकों द्वारा सामुद्रिक मार्गों का पता लगाना इन्हीं लालसाओं का परिणाम था। जो यूरोप के लोग थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत आने की खोज की, वो इसलिए की क्योंकि भारत बहुत धनवान देश था, इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, इसलिए उन्होंने यहाँ से धन कमाने की लालसा के लिए सामुद्रिक मार्ग की खोज की। आगे देखिए, 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उनके बीच क्षेत्रों पर हो गया था। इसी कारण यूरोपीय देशों की भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई थी। 13वीं सदी के आसपास मुसलमान जो थे वो अपने भूमध्य सागर और उसके पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी कारण यूरोपीय देशों की भारतीय माल की आपूर्ति ठप पड़ गई। जब अपना वो जमा लिया तो वो कैसे व्यापार कर पाते, इसलिए व्यापार उनका ठप पड़ गया। भारत पहुंचने वाले में पुर्तगाली सबसे पहले थे। जो भारत में सबसे पहले यूरोपीय लोग आए उनमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों से उनकी लड़ाइयाँ लड़ी गईं और पुर्तगालों को डचों ने हराया भी था। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया, लेकिन डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। जो आपके डच थे उनका मुख्य उद्देश्य भारत न होकर के दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे वो थे। ठीक है। आरंभ में तो इन यूरोपीय देशों का मुख्य काम व्यापार ही था। ये व्यापार की ही लालसा लेकर के भारत में आए थे, पर भारत की राजनीतिक स्थिति को देखकर उन्होंने यहाँ जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसे देखकर यूरोपीय लोगों ने साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियाँ अपनाना आरंभ कर दी थी। प्राचीन काल से भारत में प्रवेश करने के दो रास्ते हुआ करते थे। जो प्राचीन काल था उसमें भारत में समुद्री मार्ग से या करने के दो रास्ते हुआ करते थे। एक तो था आपका थल मार्ग था, अतः थल मार्ग से भारत में प्रवेश करना था तो इसके लिए सबसे पहले हमें तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान से होकर गुजरना होता था। ठीक है। और ये रास्ते खैबर दर्रे, कुर्रम, बोलन दर्रे, गोमल दर्रे से होकर गुजरते थे। दर्रे उन्हें कहते हैं जो दो पहाड़ियों के बीच से रास्ता गुजरता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। एक तो पहला रास्ता हो गया कि बाई फुट यानी कि पैदल आ सकते थे। दूसरा रास्ता समुद्री मार्ग होता था। इसके लिए हमें भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से होकर भारत में प्रवेश करना होता था। ठीक है। जो समुद्री मार्ग था आपका उसके लिए भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से हमें गुजरना पड़ता था। ठीक है। लेकिन 1453 ईस्वी में osmani सल्तनत का एक तुर्क शासक था। 1453 ईस्वी में जो तुर्क का शासक है, उस्मानी सल्तनत जो राज्य कर रहा था उसका एक तुर्की शासक था जिसने कुस्तुनतुनिया नामक स्थान को जीत लिया था। ठीक है। जो कि तुर्क में है। कुस्तुनतुनिया नामक स्थान पर उसने अपना अधिकार जमा लिया जो तुर्क में आती है।
इसलिए थल और समुद्री मार्ग से भारत में प्रवेश करना असंभव हो गया था। जब उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार जमा लिया तो वहाँ से उसने सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अब यूरोपियों में पुर्तगालियों को अब वो कैसे अपना व्यापार भारत से करें, इसमें बड़ी उन्हें समस्या होने लगी। ठीक है, अब यूरोपियों की समस्या थी भारत की, क्योंकि यूरोपियों की समस्या थी भारत आने की, क्योंकि यूरोपीय मसालों के लिए, जो गरम मसाले बोल सकते हो, गरम मसालों के लिए भारत और इंडोनेशिया देशों पर निर्भर थे। ठीक है, और भारत एक धनवान देश था, इसलिए यूरोपियों ने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने की सोची। भाई वो भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों पर निर्भर थे, यहाँ से वो गरम मसाले लेकर के जाते थे और वहाँ जा कर के अपना यूरोप में अच्छा धन कमाते थे, अच्छा लाभ उठाते थे। इसीलिए उन्होंने समुद्री मार्ग खोजने का तय किया। तब सबसे पहले सन 1494 ईस्वी में एक नाविक निकला जिसका नाम था कोलंबस। ठीक है, 1494 में निकला। तब 1494 ईस्वी में स्पेन की राजधानी मैड्रिड से पानी का जहाज़ लेकर खोज करने के लिए कोलंबस निकला था। पहले स्पेन की राजधानी मैड्रिड थी, तो वहाँ से 1494 ईस्वी में कोलंबस तो जो था मैड्रिड से पानी का जहाज़ लेकर खोज के लिए निकला, तथा उसका जहाज़ दिशा भटक गया था, जिसकी वजह से उसे अमेरिका की खोज की थी। जो जहाज़ उसका था वो दिशा भटक गया, तो इसलिए उसने अमेरिका जा पहुंचा, तो उसने अमेरिका की खोज की थी। हम जानते हैं भारत की खोज करने का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है, जो कि पुर्तगाली था, जो सबसे पहले भारत में आने वाले थे पुर्तगाली थे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं पोर्टुगीज़ यानी कि पुर्तगालियों के बारे में। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लेना, मैं इसमें बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था, अगर इससे अच्छा क्लियरिफिकेशन आपको कहीं मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना बिल्कुल। तो सन 1487 में एक और नाविक भारत की खोज में निकला था, जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। ठीक है, 1487 ईस्वी में भारत की खोज के लिए एक पुर्तगाली निकला, जिसका कि नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन 1487 में ये केवल केप ऑफ गुड होप यानी कि जिसे हम बोलते हैं आशा अंतरीप, वो आशा अंतरीप पहुंचा था, जो कि साउथ अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग ही केप ऑफ गुड होप कहलाता है। इसे वर्तमान में केप टाउन कहते हैं। बार्थोलोम्यू के ठीक 10 साल बाद एक और पुर्तगाली भारत की खोज में निकला था। ठीक है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा, जो कि 10 साल बाद बार्थोलोम्यू डियाज के 10 साल बाद निकला था, जो कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 में साओ गैब्रियल नामक जहाज़ को लेकर भारत की खोज में निकला। ये अपने जहाज़ से पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर आशा अंतरीप पहुंचा। जो इसका जहाज़ था साओ गैब्रियल, वो उसे लेकर पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर आशा अंतरीप पहुंच गया, जहां पहुंचकर इसने एक पथ प्रदर्शक की मदद ली, यानी कि रास्ता बताने वाले की मदद ली, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। ठीक है, क्या नाम था? अब्दुल मनीद। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा पूरी करके ये केरला के एक बंदरगाह यानी कालीकट पर पहुंचा था। जो वास्को डी गामा था 20 मई 1498 को 90 दिनों की यात्रा पूरी की इसने, फिर ये केरला के एक बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। कालीकट पर ये कप्पकडाबू बंदरगाह पर पहुंचा। किस पर? कप्पकडाबू बंदरगाह पर पहुंचा। जब ये केरल के कालीकट पहुंचा तो वहां स्थानीय शासक राज कर रहा था, यानी कि लोकल गवर्नर एक राज कर रहा था, जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत भी जमोरिन ने ही किया था। वास्को डी गामा भारत में डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर आया था, जो कि पुर्तगाल का राजा हुआ करता था। डॉन हेनरिक उसका प्रतिनिधि बनकर आया था। वास्को डी गामा भारत में 1 साल रहा
और जब पुर्तगाल 1499 में वापस गया तो गोवा से काली मिर्च साथ लेकर के गया। अब ये यहाँ से खाली हाथ तो गया नहीं, यहाँ से काली मिर्च लेकर के गया। तो इसने पुर्तगाल में जाकर के जब उनको बेचा, उनको सेल किया, तो इसने उन काली मिर्चों से 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया। कितने गुना? 60 गुना मुनाफा प्राप्त किया। ठीक है। सन 1498 में ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1498 ईस्वी में। सन 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अपने साथ 13 जहाज़ लेकर के आया था। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल अपने साथ 13 जहाज़ लेकर के आया था। इसने भारत आने के कोचीन और कन्नौर में राज कर रहे शासकों से मित्रता बढ़ाई। जो कोचीन और कन्नौर में राज कर रहे थे उनसे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक है। इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में पुनः आगमन हुआ, यानी कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा से भारत में आया। और 1503 में पुर्तगालियों ने प्रथम कारखाना कोचीन में स्थापित कर दिया और दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित भी कर दिया। तो सन 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत भेजा गया। 1505 में पुर्तगालियों का जो गवर्नर बनाकर भेजा गया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा गया। भारत में वास्को डी गामा 3 बार आगमन हुआ। जो वास्को डी गामा था भारत में 3 बार आया था। ठीक है। और 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा की मृत्यु कोचीन में हो गई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बताऊंगा आज के लिए हमने पोर्टुगीज़ यानी कि पुर्तगाल के बारे में देख लिया है। अभी ये पुर्तगाल के बारे में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज के लिए ये पार्ट 1 था। सेकंड लेक्चर आपको कल मिलने वाला है जो कि और भी बेहतर तरीके से आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो में थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। और आज से आपका यूपीएससी के लिए कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गया है। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ अंत तक, देखिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।